फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बोर्ड में जो है आंसर बड़ा होना ये ज़रूरी नहीं है, आंसर टू द पॉइंट होना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आंसर जो है शॉर्ट से शॉर्ट यानी छोटा से छोटा हो सके और इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें सारे के सारे कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ये वाला थर्ड चैप्टर, इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे ज्योग्राफिकल रीजन। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। ऐसा क्यों? ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें तो ऑब्वियसली ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में काफ़ी सारी डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले ईस्टर्न कोस्ट के देखेंगे हम लोग क्या फीचर्स हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ बॉर्डर बाय ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में आता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू ईस्टर्न घाट्स, ये जो नदियाँ यहाँ से बहती हैं ईस्टर्न घाट से, ये किसको जाके मिलती हैं? ये नदियाँ ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती हैं। बट इनकी वेलोसिटी जो है, इनकी स्पीड जो है बहुत ही कम होती है। लोअर वेलोसिटी टूवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट। दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टा अलोंग द कोस्ट। ये नदियों ने अपने कोस्ट में जो है यानी डेल्टा फॉर्म किया हुआ है। इट इज़ वाइड प्लेन, और ये जो है काफ़ी वाइड होती हैं कंपेरेटिवली वेस्टर्न कोस्ट। देर आर वेरी फ्यू नेचुरल पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट। लेकिन एक बात ये भी है यहाँ पे कि नेचुरल पोर्ट्स बहुत ही कम है यहाँ पे। देर आर मेनी डेल्टाज ऑन ईस्टर्न कोस्ट, लेकिन डेल्टाज बहुत सारे हैं। अब वेस्टर्न कोस्ट जो है इसके पूरा अपोजिट में, यहाँ की नदियाँ बहुत स्पीड में जाती हैं, यहाँ पे डेल्टा बिल्कुल नहीं है, और जो है इसकी विड्थ जो है बहुत ही कम है। तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न कोस्ट का फर्स्ट पॉइंट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज बॉर्डर बाय वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। इस साइड ये जो है एरिया वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है। इसके बीच वाला एरिया क्या कहलाता है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियाँ जो है, ये जो नदियां हैं वेस्टवर्ड साइड में बहते हुए जाती हैं और बहुत ही शॉर्ट नदियां हैं, बहुत स्पीड में होती हैं, और ये अरेबियन सी को जाकर मिलती हैं। दीज रिवर्स फ्रॉम इस्चुरीज एंड लगून्स अलोंग द कोस्ट। इट इज़ नैरो स्ट्रिप, बहुत ही छोटी नैरो होती हैं, और स्ट्रिप भी इनकी काफ़ी नैरो हैं, ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है। देर आर मोर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में बहुत ही कम थे, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में जो है पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। देर आर मेनी इस्चुरीज एंड डिसेक्टेड प्लेन्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट। और एक खास बात यहाँ पे, इस्चुरीज और प्लेन्स जो है डिसेक्टेड दिखाई देते हैं वेस्टर्न कोस्टल एरिया में। तो ये दो डिफरेंस थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है, हालांकि नॉर्थ में भी कुछ नदियाँ बहती हैं, ईस्ट में नदियाँ बहती हैं, हाँ, और साउथ में भी नदियाँ बहती हैं, बट यहाँ की जो नदियाँ हैं वेस्ट फ्लोइंग नहीं है। ऐसा क्यों? द रिवर सिस्टम ऑफ ब्राज़ील इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो अमेजन बेसिन है यहाँ पे, पैराग्वे पैराना सिस्टम है, और सैन फ्रांसिस्को रिवर बेसिन का सिस्टम है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे आप? द अमेजन बेसिन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन्स। अमेजन जो है एंडीज माउंटेन से निकलती है एंड फ्लो ईस्टवर्ड, और इसका बहाव किस साइड में है? ईस्टवर्ड साइड में, ड्यू टू द स्लोप ऑफ द लैंड। जहाँ पे उतार होगा, जहाँ पे स्लोप होगा, वहीं से नदियाँ बहेंगी ना। तो ये अमेजन भी जो है ईस्ट साइड में इसका स्लोप इसको मिला है, तो दैट्स वाई ये ईस्टर्न साइड से बहती हुई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैराग्वे पैराना रिवर सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाईलैंड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स। नेक्स्ट वाला जो है पैराग्वे पैराना, ये रिवर सिस्टम जो है ये हाईलैंड से निकलता है
और ये बहते हुए कहाँ जा रहा है, देखो, फ्लोज टूवर्ड्स द साउथ। तो साउथ की तरफ ये बहता हुआ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैन फ्रांसिस्को ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ये तीसरा वाला जो एरिया है सैन फ्रांसिस्को रिवर का, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड से शुरू होता है एंड फ्लोज टूवर्ड्स द ईस्ट। और ये भी बहते हुए जाता है किधर, जहाँ पे अमेज़न रिवर जा रही थी ईस्टवर्ड साइड में, ये भी ईस्ट की तरफ जाता है एज वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ब्राज़ील एज एंडीज माउंटेन। और ईस्ट वेस्टर्न साइड में जो है क्या है, एंडीज माउंटेन है। एंड द स्लोप ऑफ लैंड इज टूवर्ड्स ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट। और इसका जो स्लोप है यहाँ पर ईस्ट और साउथ ईस्ट एरिया में है। अब माउंटेन में तो ऊपर तो नदियाँ जाएंगी नहीं, ऊपर के साइड में नदियाँ कहाँ बहती हैं, नीचे के साइड में जहाँ पे उसका उतार होता है, जहाँ पे स्लोप होता है, वहाँ से बहती जाती हैं। अब एंडीज माउंटेन के ऊपर जाने बोलेंगे तो थोड़ी ना जाएंगी, वहाँ पे तो ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी काम करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे काम करता है, नीचे के साइड में पानी को जो है खींचता है, दैट्स वाई रिवर उसी तरह से बहती है। तो यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री जो है ब्राज़ील की, वो है किससे घिरी हुई। और कभी भी नदियाँ जो है पहाड़ी से नीचे आती है, ऊपर तो नहीं जाती ना, ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे काम करता है। दैट्स वाई जो है एंडीज जो है वेस्टर्न साइड में एक बाउंड्री की तरह है, इसलिए कोई भी रिवर जो है ब्राज़ील की वेस्ट फ्लोविंग नहीं बहती है, कोई भी वेस्टर्न साइड में नहीं जाती है। नेक्स्ट है देयर आर फीवर नेचुरल पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट में जो है बहुत ही कम नेचुरल पोर्ट्स हैं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है कि ईस्टर्न कोस्ट में पोर्ट्स क्यों नहीं है? तो इसका सबसे पहला रीज़न है ईस्ट फ्लोविंग रिवर हैव फॉर्म डेल्टाज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। मैंने जैसे कि आपको इसके पहले भी बताया था कि ईस्ट फ्लोविंग रिवर जो है बहुत ही स्लोली बहती हैं और ये अपने साथ में लाया हुआ डिपोजिशन जो है वो चारों ओर फैलाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा जो है अपने आप क्रिएट हो जाता है। ड्यू टू दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ 500 किलोमीटर इज डेवलप्ड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है 500 किलोमीटर तक का डेवलप हुआ है यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर शिप टू रीच द ईस्टर्न कोस्ट। तो बड़े बड़े शिप को यहाँ तक पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये शिप यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल का सामना करती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे डेल्टा है, और जो है डेल्टा के बाद जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ 500 किलोमीटर का है और शिप को यहाँ पे पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और आगे वाला इसका पॉइंट है हाउएवर द सी इज़ डिपर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट दैन द ईस्ट कोस्ट। लेकिन वेस्ट साइड का जो समंदर है वो ईस्ट साइड से काफ़ी डीप है। देयरफॉर ईस्टर्न कोस्ट हैज़ फीवर नेचुरल पोर्स एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इस वजह से जो है ईस्टर्न कोस्ट में जो है पोर्ट्स बहुत ही कम है, वेस्टर्न कोस्ट में पोर्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। डीपनेस रहेगा तो बड़े बड़े जहाज जो हैं, शिप जो हैं, इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन डीपनेस अगर नहीं रहेगा तो जहाज़ इजीली वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि इस साइड में जो है पोर्ट्स बहुत कम है, वेस्ट साइड में पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज कंपेयर टू अमेज़न पॉल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। अमेज़न रिवर और गंगा रिवर का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ के पॉल्यूशन के बारे में अगर सोचा जाए तो अमेज़न रिवर का इतना इंसानों पे इफ़ेक्ट नहीं करता जितना जो है गंगा रिवर का पॉल्यूशन जो है ह्यूमन लाइफ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि आप जानते हो अमेज़न रिवर ब्राज़ील की है, गंगा रिवर इंडिया की है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अमेज़न रिवर बेसिन। अमेज़न रिवर बेसिन इज़ कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट एंड स्वैम्पी लैंड्स। अमेज़न की रिवर जो है घने जंगलों से भरी हुई है और यहाँ पे जो है गंगा वाली जो रिवर है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं हैं,
यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह नहीं है, यहाँ पे इंसान रहते हैं बहुत ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट देखिए, द फैक्टर्स हैव रेंडर्ड अमेजोन बेसिन एंड नॉन हैबिटेट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ का जो ये जो घने जंगलों का फैक्टर है ये ह्यूमन सेटलमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे कोई सेटलमेंट आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, बहुत रेयर सेटलमेंट आपको यहाँ पे, डेंसली पॉपुलेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, बहुत स्कैटर टाइप का पॉपुलेशन यहाँ पे दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है, इन अ प्लेन अलोंग द रिवर गंगा मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड। और गंगा रिवर की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। ओवर 500 मिलियन सिटीजन्स डिपेंड्स ऑन द रिवर गंगा। 500 मिलियन लोग जो हैं इंडिया के गंगा रिवर पे डिपेंड करते हैं। दस एज कम्पेयर टू अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन के कंपैरिजन में अगर देखेंगे पॉल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। तो इस वजह से जो है ह्यूमन लाइफ गंगा के पास की ज़्यादा अफेक्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर थिकली पॉपुलेटेड। इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फैला हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की। वाई? द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। सबसे पहली बात तो यहाँ की जो ज़मीन है काफ़ी फर्टाइल है, खेती बाड़ी काफ़ी अच्छे से होती है, यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन है। रिवर यमुना, गंगा एंड मेनी अदर फ्लो थ्रू द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। यहाँ पे नदियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, गंगा यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से बहती हैं और अपने साथ में लाया हुआ डिपॉजिट्स यहाँ पे जो है डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से ये इंडियन प्लेन काफ़ी फ्लरिश हो चुका है। दीज रिवर्स प्रोवाइड इनफ वाटर रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर यूज़। और साथ ही साथ ये बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं एग्रीकल्चर के लिए अच्छा खासा पानी जो है प्रोवाइड करती है। गुड फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर डेवलप इन दिस रीजन। साथ ही साथ और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है, रोडवेज वगैरह ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, तो यही वजह है जिसकी वजह से जो है नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, थिकली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टाज आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में जो है डेल्टाज दिखाई देता है, वेस्टर्न कोस्ट में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, ईस्टर्न कोस्ट में दिखाई देता है। इसका क्या रीज़न है कि द स्लोप ऑफ लैंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज जेंटल। यहाँ का जो उतार है इतना गहरा नहीं है, इतना स्टीप नहीं है, जेंटल स्लोप है, सबसे पहला रीज़न। उसके बाद द ईस्टर्न रिवर फ्लो एट अ लोअर वेलोसिटी। यहाँ के नदियों की स्पीड भी बहुत कम है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली यहाँ की नदियाँ बहती हैं। एंड हेंस डिपॉजिट्स द सेडिमेंट्स ब्राउड विद देम एट द ईस्टर्न कोस्ट। इस वजह से जो अपने साथ लाया हुआ सेडिमेंट्स हैं ये यहाँ पे जो है आजू बाजू में फैला देती हैं ईस्टर्न कोस्ट एरिया में। और ये डिपॉजिट जो है फैलाने के वजह से यहाँ पे डेल्टा जो है फॉर्म होते हैं। और यही दो वजह हैं, एक तो जो है स्लोप कम है और डिपॉजिट होता है, इस वजह से यहाँ पे डेल्टा जो है इजीली फॉर्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं शॉर्ट नोट की ओर। सबसे पहला इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट, अमेज़न रिवर बेसिन। अमेज़न रिवर बेसिन पे बहुत बार जो है शॉर्ट नोट्स आए हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, द अमेज़न रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी दुनिया की कोई रिवर है तो वो है अमेज़न रिवर। इट फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ये नदियाँ जो है अमेज़न रिवर जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से होते हुए बहती हैं। तीसरा पॉइंट इसका अमेज़न रिवर का, इट्स हेड वाटर आर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एंडीज माउंटेन इन पेरू। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि एंडीज माउंटेन से जो है ये नदी निकलती है। अमेज़न रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज दैट इज अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकंड। कैन यू बिलीव दैट कि अमेज़न रिवर में इतना डिस्चार्ज होता है एक सेकंड के अंदर 2 लाख क्यूबिक मीटर का।
एज अ रिजल्ट सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ। इतना पानी रहने के बाद कहाँ से डिपॉजिशन हो सकता है भाई? डिपॉजिशन होना पॉसिबल नहीं है। Amazon basin is covered by dense forest and is prone to frequent flood, making it inhabited। और दूसरी बात और बड़ा मुश्किल है यहाँ पे कि यहाँ पे घने जंगल तो है ही हैं, बल्कि यहाँ पे हमेशा फ्लड्स भी आते रहते हैं, जो कि ऐसे घने जंगल में रहना और फ्लड वाले इलाके में रहना इंसानों के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों? कौन रह सकता है इतने घने जंगल में जहाँ पे एनाकोंडा जैसे खतरनाक स्नेक वगैरह होते हैं। लास्ट पॉइंट इसका देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसका, एट इट्स माउथ द विड्थ ऑफ अमेज़न रिवर। तो अमेज़न रिवर जहाँ से निकलती है वहाँ पे उसकी चौड़ाई कितनी है? आप अंदाज़ लगाइए कि उसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर। सिर्फ चौड़ाई की बात है, लंबाई तो छोड़िएगा। 150 किलोमीटर, इट मीन्स मुंबई टू पुणे का डिस्टेंस हो गया तकरीबन जो है मुंबई से पुणे। इतनी बड़ी वो उसकी सिर्फ चौड़ाई है, लंबाई तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वो नदी है, इसलिए उसको दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहा गया है। लास्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अमेज़न रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन। ऑब्वियसली इतनी बड़ी अगर चौड़ाई होगी तो नेविगेशन यानी इसमें शिप आराम से आते जाते होंगे, आराम से आएंगे जाएंगे शिप्स, तो ये काफ़ी नेविगेबल है। यहाँ पे जो है सफ़र कर सकते हैं इसके अंदर से, इस रिवर में से जो है बोटिंग शिपिंग वगैरह आराम से होती है। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, हिमालयाज। भारत का हमारा मुकुट जिसको कहा जाता है हिमालय, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, हिमालय आर वन ऑफ द यंग फुल माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला पॉइंट इसका। उसके बाद इट इज द मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट एंड इट हैज मेनी ऑफ द अर्थ्स हाईएस्ट पीक। दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन इसके अंदर हैं। एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर माना जाता है इस माउंटेन को, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे हिमालय में ही है। इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इंडिया की सिर्फ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। द हिमालयाज इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। ये एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, 4 रेंज में फैला हुआ है ये। मेनली 4, ऐसे तो देखा जाएगा तो बहुत है, लेकिन मेनली 4। जैसे देर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम, जैसे कि सबसे सदर्न मोस्ट अगर देखेंगे तो शिवालिक, उसके ऊपर लेज़र हिमालय, उसके बाद आएगा उसके ऊपर नॉर्थन साइड में ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, और उसके बाद ट्रांस हिमालय। ऐसे साउथ से लेके नॉर्थ तक इसके रेंजेस हैं। उसके बाद दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली। तो ये रेंज जो है काफ़ी यंग है, मीन्स ये अभी बने हुए हैं, मतलब ये माउंटेन रेंजेस बनते ही जाते हैं। तो ये 4 रेंजेस भी आपको इसके अंदर ज़रूर लिखना है। उसके बाद हिमालय के जो हैं, जैसे आप पैरेलल साइड देखें वैसे आप जो है, जैसे कि आप इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हो, वर्टिकली भी इसके जो है टाइप्स होते हैं। वर्टिकली अगर देखा जाए तो इसका वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, इस तरह से भी इसके रेंजेस होते हैं। जैसे कि वेस्टर्न को बोल सकते हैं आप कश्मीर हिमालयाज़, क्योंकि ये कश्मीर के साइड में है। उसके बाद उसके साइड वाला यानी लेफ़्ट साइड में, उसके राइट साइड में उसके बोल सकते हो आप सेंट्रल हिमालयाज़। उसके राइट साइड में जो है ईस्टर्न हिमालय, जिसको जो है आसाम हिमालय कहते हैं। सेंट्रल हिमालय को कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है। तो आप जो है इसको वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न इस तरह भी लिख सकते हो, और यह आपको लिखना है ब्रैकेट में, तो और भी अच्छा लगेगा कि कश्मीर, कुमायूं और आसाम हिमालय, एंड डिटेल इंफॉर्मेशन
आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का कोस्ट कैसा है, जैसे कि हमें जो है 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन मिला हुआ है। ब्राज़ील को हमारे से 100 किलोमीटर कम का मिला है। इट मीन्स ब्राज़ील को जो मिला है 7,400 किलोमीटर का कोस्ट लाइन एरिया मिला है, और ये मेनली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये कोस्ट लाइन जो है ब्राज़ील की 2 हिस्से में डिवाइडेड है। एक तो जो है नॉर्थर्न और दूसरा जो है ईस्टर्न। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो ग्रांडे डो नॉर्थ इन द ईस्ट। अमापा से लेके रियो ग्रांडे डो नॉर्थ तक ये कोस्ट लाइन फैला हुआ है। नॉर्थ साइड की बात चल रही है, ओके। उसके बाद अगर देखें, द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड टूवर्ड द साउथ। ईस्टर्न कोस्ट जो है ईस्ट साइड से लेके पूरा साउथ तक फैला हुआ है। द नॉर्थर्न कोस्ट इज लो लाइंग रीजन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग अमेजॉन। नॉर्थ कोस्टल एरिया जो है ये ज़्यादा स्टीप नहीं है, लो लाइंग एरिया माना जाता है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे नदियाँ आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग अमेजॉन रिवर भी इसी हिस्से में आती है। अमेजॉन के ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैरेजो आइलैंड, मैरेजो एंड साओ मार्कोस बेस लाइज ऑन दिस कोस्ट, और यहाँ पे ये आइलैंड भी हैं। Marjo Sao Marcos base lies on this coast. Marjo is a large coastal island located between the mouth of river Amazon and river Tocantins. Next point, the eastern coast receives large amount of smaller rivers. Eastern coast में जो है बहुत छोटी नदियाँ हैं। The island near this कोस्ट आर कोरल आइलैंड्स। यहाँ के जो आइलैंड्स हैं वो कोरल आइलैंड्स हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉल्स, जिन्हें एटॉल्स भी कहा जाता है। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड ड्यून्स कॉम्प्लेक्सेस। ब्राज़ील कोस्ट जो है बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे बीचेस भी हैं, सैंड ड्यून्स भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। Next point, the Brazilian coast is protected in some areas by coral reefs and atolls. एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी हुआ है यहाँ पे कोरल रीफ्स और एटॉल्स आइलैंड के जरिए ब्राज़ीलियन कोस्ट का। ये वाला पॉइंट भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ब्राज़ीलियन कोस्ट के बाद अब देखते हैं इंडियन पेनिनसुला, ओके, जो ट्रायंगुलर शेप है हमारा, कहाँ वाला, जहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन ख़त्म होता है और एक साइड में जो है ईस्टर्न घाट, एक साइड में वेस्टर्न घाट, इनके बीच वाला जो एरिया है वो वाला इंडियन पेनिनसुला कहलाता है। द इंडियन पेनिनसुला लाइज इन द साउथ ऑफ द नॉर्थ प्लेन एंड टैपर्स टूवर्ड द इंडियन ओशियन। तो जैसे ही नॉर्थ इंडियन प्लेन ख़त्म होता है उसके जस्ट साउथ साइड में एरिया ये शुरू होता है और छोटा होते जाता है इंडियन ओशन के साइड में। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल्स रेंजेस। यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज भी आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, डेक्कन प्लेट्यू, ये प्लेट्यूज आते हैं। साथ ही साथ अरवली, सातपुड़ा, विंध्य, ऐसे यहाँ पे जो है छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी आती हैं। द अरवलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हियर। अरवली जो है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन यहाँ पे आपको दिखाई देता है। आप ये सब देखने के टाइम पे मैप अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेट्यूज bordering the plains, Vindhyas and Satpura ranges in the central part and hilly region of western and eastern Ghats। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे प्लेट्यूज भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और विंध्य, सातपुड़ा, ऐसे छोटे मोटे पहाड़ियाँ भी हैं, है ना।
तो ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ब्राज़ील के अंदर ये ग्रेट एस्कार्पमेंट आता है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल एरियाज इन ब्राज़ील। इसका एरिया अगर देखा जाए तो काफ़ी छोटा सा एरिया है ग्रेट एस्कार्पमेंट का। द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज़ वन ऑफ द क्लाइमेट मेक्स इट सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। छोटा है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि क्लाइमेट इसके वजह से जो है अलग अलग टाइप का क्लाइमेट हो जाता है यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से। ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से जो है एक साइड में बहुत ज़्यादा बारिश और एक साइड में बहुत कम बारिश, यानी ड्रॉट प्रोन एरिया दिखाई देता है। द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज सेपरेटेड बाय एस्कार्पमेंट। ईस्टर्न साइड जो है इसके वजह से जो है एक अलग पड़ गई है इस ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से। इन दिस रीजन द अल्टीट्यूड ऑफ एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर। और एक खास बात इसकी कि इसकी हाइट जो है 790 मीटर की है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट इज अ वेरी स्टीप, पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्टो अल्गेर्वे। इसका उतार जो है काफ़ी गहरा है। कहाँ से? साओ पाउलो से पोर्टो अल्गेर्वे तक काफ़ी गहरा उतार। The escarpment acts as a barrier to the southeast trade winds, giving rise to the rain shadow area in the northeastern part of the island. The region to the north of its area is called drought quadrilateral. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक साइड में बहुत ज़्यादा बारिश, किसके वजह से? यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आ रही है साउथ ईस्ट साइड से, वो विंड्स ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से जो है रोकी जाती हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक साइड में साउथ ईस्ट साइड में ज़्यादा बारिश और नॉर्थ ईस्ट साइड में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। वो एरिया डॉट क्वाड्रिलेटरल एरिया कहलाता है। तो ये छोटा एरिया है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है ब्राज़ील का, क्योंकि रेन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्लाइमेट का, वो इसके वजह से डिसाइड हो रहा है। ओके, तो इसके ऊपर ये वाला शॉर्ट पॉइंट आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल द पॉल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जो भारत की नदियां हैं, इनको पॉल्यूटेड होने से आप कैसे बचाओगे? इट मीन्स इसका कहना ये है कि क्या मेजर्स आप अपनाओगे जिससे कि ये पॉल्यूशन ना हो। आंसर है रिवर्स इन इंडिया आर अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया के जो रिवर है ये मेजर सोर्स है, काफ़ी बड़ा ज़रिया है हमारे को पानी का। ओके, वो भी पीने वाला पानी, बट क्योंकि समंदर का तो पानी नहीं पीते ना हम लोग, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन रिवर पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग टू। लेकिन जैसे जैसे जो है अर्बनाइजेशन होते गया, अर्बनाइजेशन बढ़ते गया, वैसे वैसे ये नदियों का पॉल्यूशन भी बढ़ते गया है। द वाटर एक्ट was enacted in 1974 for the prevention and the control of water pollution and for the maintaining or restoring of wholesomeness of water। हालांकि यहाँ पे जो है एक कानून भी बनाया गया था, वाटर एक्ट जिसको कहते हैं 1974 में, ताकि ये पानी का पॉल्यूशन, रिवर का पॉल्यूशन ना हो सके। The Central Pollution Control Board of India was established in 1974 under the Water Act। हालांकि एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया गया 1974 में। नेक्स्ट क्या मेजर्स है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ हैव आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड। साथ ही साथ हमने सेंटर में तो बनाया ही बनाया है, स्टेट में भी जो है, हर एक राज्य में भी हमने जो है पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी बनाई है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स इनिशिएटिव्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान। गवर्नमेंट भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान निभाती है। पीपल शुड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन सच प्रोग्राम्स। लोगों को भी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लें। बिसाइड दीज वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो
ऑल द लॉज रिगार्डिंग द वाटर पोल्यूशन, और साथ ही साथ हमें जो स्ट्रिक्टली जो कायदे कानून बनाए हुए हैं उसको फॉलो भी करना चाहिए ताकि ये पानी जो है पॉल्यूटेड होने से बच सके। इंडस्ट्रीज शुड हैव बिहेव रिस्पॉन्सिबली बाय अडोप्टिंग करेक्ट मेथड्स टू डिस्पोज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा जो है ये पानी जो है गंदा होता है, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल से भरा हुआ पानी जिसमें बहुत सारे जहरीले केमिकल्स होते हैं, ये पानी को बहुत गंदा करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये पानी जो है इंडस्ट्री से निकलने पहले उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाए और उसके अंदर से जो है जहरीले जो केमिकल्स हैं उनको अलग किया जाए, उसके बाद जो है वो पानी नदियों में छोड़ना चाहिए। वी शुड नेवर थ्रो गार्बेज और एनी काइंड ऑफ वेस्ट इन वाटर बॉडीज़। और साथ ही साथ हमें जो है कचरा वचरा वेस्ट वगैरह किसी भी तरह का क्यों ना हो वो पानी में नहीं डालना चाहिए। ये सारे मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि पानी गंदा होने से बच सके। ओके, आपके और भी कोई पॉइंट्स अगर होंगे जिससे कि पानी गंदा नहीं हो सकता है तो वो पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके, जिससे कि रिवर जो है गंदी ना हो, पॉल्यूशन ना हो, रिवर पॉल्यूशन ना हो सके, ऐसे पॉइंट्स भी आप अपने इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। इंडिया और ब्राज़ील के बीच की जो फिजियोग्राफी है उसके बीच का फ़र्क क्या है ये हमें बताना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील। फर्स्ट पॉइंट है अ लार्ज पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स, प्लेट्यूज एंड स्मॉल माउंटेन्स। ब्राज़ील का काफ़ी सारा हिस्सा जो है हाईलैंड से, प्लेट्यू से और छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। There are no very high and long extending mountain in the country। जैसे हमारे यहाँ पे हिमालय है वैसे कोई बड़ी एक्सटेंडिंग माउंटेन इस कंट्री में नहीं है, ब्राज़ील में नहीं है। ब्राज़ील्स कोस्ट लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। ब्राज़ील का जो कोस्ट लाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्थर्न और एक ईस्टर्न। हमारा जो कोस्ट लाइन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न है, इनका जो है नॉर्थर्न और ईस्टर्न है, क्योंकि अटलांटिक ओशन इनके नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में फैला हुआ है। दैट्स वाई इनकी कोस्टल लाइन जो है वो ईस्टर्न और नॉर्थर्न है। इन ब्राज़ील अ नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो फ्रॉम टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स। ब्राज़ील में जो नदियां हैं वो हाईलैंड से जो है जहाँ पे स्लोप है उस तरफ बहती हैं। ओके, इन ब्राज़ील द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन इज़ बिटवीन 500 to 1000 मीटर। बहुत ही कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ यहाँ पे जो है देखने को मिलती हैं, जो कि 500 से 1000 मीटर के बीच में एज एन एवरेज। ओके, ये एवरेज निकाला हुआ है 500 से 1000 मीटर के बीच में। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बीचेस एंड सैंड ड्यून्स कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ की जो बीचेस हैं यहाँ पे कोस्टलाइन एरिया पे बहुत खूबसूरत बीचेस हैं और सैंड ड्यून्स भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ के कोस्टलाइन एरियाज़ में। तो ये था फिजियोग्राफी ब्राज़ील का। अब देखते हैं हमारे इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आता है हिमालय। ओके, इंडियाज़ फिजियोग्राफी हैज़ अ वास्ट एक्सपांस ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी है, कोस्टलाइन भी है और आइलैंड्स भी हैं, है ना। In India, mountains are big and they extend from जम्मू कश्मीर to अरुणाचल प्रदेश। हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है हिमालय का ये। इंडियन कोस्ट लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है इंडिया की है, एक साइड में अरेबियन सी, एक साइड में बे ऑफ बंगाल, और उनके बीच में यानी इसके बाजू में और क्या आएगा आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट आएगा। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच वाला एरिया जो है वो कोस्टलाइन एरिया कहलाता है।
western and eastern coastline. In India, a number of rivers originate from the North Indian mountain range. बहुत सारी नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं. In India, average height of mountain is more than 6,000 मीटर. ब्राज़ील का 500 से 1000 और हमारा जो है 6000 मीटर का है. The Indian coast is characterized by estuaries, lagoons and deltas. तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं हमारे कोस्टलाइन एरिया में देखी जा सकती हैं, लगून्स, डेल्टास वगैरह. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. नॉर्थ इंडियन प्लेन जस्ट बिलो है एरिया ऑफ हिमालय. हिमालय के फुटहिल से ये एरिया शुरू हो जाता है और पेनिनसुला के पहले ये ख़त्म हो जाता है. इट मीन्स हिमालय और पेनिनसुला के दोनों के बीच वाला जो एरिया है वो कहलाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ये वाला फर्स्ट पॉइंट था. नेक्स्ट है, इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू द आसाम इन द ईस्ट. राजस्थान पंजाब से लेकर ये एरिया जो है आसाम तक फैला हुआ है. इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया और इसका काफ़ी सारा एरिया जो है लो लाइंग एरिया है, कम ऊंचाई वाला प्लेन एरिया है. बहुत ही अच्छा एरिया है. राजस्थान के बाद पंजाब हरियाणा का एरिया और उसके बाद उसके बाजू में आसाम का एरिया. द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स. 3 हिस्सों में बटा गया है ये. The central part that lies to the east of the Aravallis in the basin of river Ganga and therefore it is known as Ganga Plains. It's eastwards. इसका स्लोप जो है गंगा प्लेन का ईस्टवर्ड है. That's why इसकी बहुत सारी नदियाँ जो है बहते बहते जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं. The plains that extend Assam region are known as the Eastern Plain और ब्रह्मपुत्रा प्लेन. तो आसाम का जो एरिया है उसको ईस्टर्न प्लेन कहा जाता है या तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है. दैट्स वाई इसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कहा जाता है. ओके. और जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये नदियाँ मिलती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बन गया है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है. सुंदरबन कहते हैं उसको. The western part of North Indian Plain is occupied by desert. और जैसे कि आप जानते हो कि वेस्टर्न साइड में राजस्थान का एरिया है जो कि डेजर्ट एरिया कहलाता है. इसको हम लोग थर्ड डेजर्ट कहते हैं या तो इसको मरुस्थली भी कहा जा सकता है. टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब. तो इसी के ऊपर का हिस्सा जो है पंजाब हरियाणा का हिस्सा है. This region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges. The North Indian Plain are highly fertile. ये जो हिस्सा है नॉर्थ इंडियन प्लेन का, राजस्थान का एरिया अगर छोड़ेंगे तो बाकी सारा जो एरिया है पंजाब हरियाणा और आसाम का ये काफ़ी फर्टाइल एरिया माना जाता है. एंड हैव डीप alluvial soil. Because of high fertility, this region is very important for agrarian countries like India. इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इंडिया जो एक कृषि प्रधान देश है इसमें इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. The region is also characterized by good transportation and communication facilities. साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है दोस्तों. Because of such characteristics, the density of population in this region is also very high. और इन्हीं सारे रीज़न के वजह से यहाँ का पॉपुलेशन भी काफ़ी डेंस है. इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है. बहुत सारे लोग इस एरियाज़ में जो है कॉन्सेंट्रेट हुए हैं. डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वैम्प्स in the extensive continental location of Pantanal. क्या रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सारा स्वैम्पी एरिया है पेंटानॉल में? इसकी वजह क्या? तो आंसर है ट्रिब्यूटरीज ऑफ
पैराग्वे रिवर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम हाईलैंड एंड कन्वर्ज इन द पेंटानॉल रीजन। जो पैराग्वे रिवर्स है और इसके बहुत सारी छोटी मोटी नदियाँ जो हैं, ये जो है यहाँ पेंटानॉल रीजन में आ जाती हैं। द पेंटानॉल रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दूसरी बात क्या, जब रेनी सीज़न आता है तो यहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश होती है पेंटानॉल रीजन में। नदियाँ भी हैं पैराग्वे की, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है। द वाटर फ्रॉम पैराग्वे रिवर एंड रेनफॉल गेट्स कलेक्टेड इन द फ्लैट एंड लो लाइंग रीजन ऑफ द पेंटानॉल। पेंटानॉल का जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे ये सारा पानी, नदियों का पानी, साथ ही साथ ये बारिश का पानी जमा हो जाता है। बिकॉज ऑफ सच रीजन एंड द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स। तो ये सारे वजह और उसके साथ में ये रिवर्स का डिपोजिशन, ये ट्रिब्यूटरीज ने लाया हुआ डिपोजिशन पैराग्वे को जो है, पैराग्वे नदियों का ये जो एरिया है पूरी तरह से स्वैम्पी बना देता है, दलदल भरा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया गिविंग एग्जाम्पल। इंडिया के जो रिवर्स हैं इसको किसने डिवाइड किया है, इसके एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताना है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ की नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलती हैं, और जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं जैसे अरावली हो गया, विंध्य हो गया, सातपुड़ा हो गया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो यही हमारे मेन वाटर डिवाइडर माने जाएंगे। एन एलिवेटेड एरिया लाइक अ माउंटेन दैट डिवाइड्स टू ड्रेनेज सिस्टम, टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड अ वाटर डिवाइड। तो एलिवेटेड एरिया यानी माउंटेन का जो ऊंचाई भरा हिस्सा है वही जो है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर डिवाइड करने में। हिमालय, अरावली रेंजेस, विंध्य रेंजेस, सातपुड़ा रेंजेस एंड वेस्टर्न घाट एक्ट्स, ये क्या काम कर रहे हैं, एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड्स इन इंडिया। इंडिया के जो है वाटर डिवाइडर का काम कर रहे हैं। हिमालयाज एक्ट एज अ डिवाइड बिटवीन रिवर्स ज्वाइनिंग अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। कुछ हिमालय की नदियाँ अरेबियन सी को जाके मिलती हैं, सिंधु रिवर, इंडस जिसको कहा गया है, और उसके ट्रिब्यूटरीज, और बे ऑफ बंगाल को जाने वाली नदियाँ जैसे गंगा और उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, ये बे ऑफ बंगाल को जाके मिलते हैं। विंध्य रेंजेस सेपरेट द नर्मदा एंड गंगा रिवर बेसिन। विंध्य जो पहाड़ी है ये नर्मदा और गंगा इन नदियों को अलग करने का काम किया है। वेस्टर्न घाट जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है दोस्तों, अ मेजर वाटर डिवाइड इन इंडिया, रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, एक तो ईस्टर्न साइड में और एक वेस्टर्न साइड में बहते हुए जाती हैं। जो वेस्टर्न साइड में जाती हैं वो अरेबियन सी को मिलती हैं, जो ईस्टर्न साइड में जाती हैं वो बे ऑफ बंगाल को मिलती हैं। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, अरावलीज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन रिवर्स लूनी, साबरमती एंड बनास। तो इन नदियों को अलग करने का काम जो है इस पहाड़ी ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेबरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हिमालय का इम्पोर्टेंस बताइए। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हिमालय भी है हमारे लिए। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया का जो क्लाइमेट है जिस तरह का क्लाइमेट है, जिस तरह का रेनफॉल है, उस तरह का नहीं हुआ होता। ये एक शील्ड की तरह काम भी करता है हमारे लिए सुरक्षा का भी काम करता है, और हमारा क्लाइमेट भी बहुत सारा इसकी वजह से कंट्रोल हुआ है। द हिमालय इज़ वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट इज़ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। सारी बातें तो आपको मालूम ही है कि यंग फोल्ड माउंटेन है और एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन है एशियन कॉन्टिनेंट का, और साथ ही साथ इसका इम्पोर्टेंस जो है कुछ इन वजहों से भी है। क्या वो रीज़न्स हैं
हिमालयाज प्रोटेक्ट द नॉर्थर्न इंडिया। हिमालय सबसे पहले जो है नॉर्थर्न इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? इसका प्रोटेक्शन किस वजह से इम्पोर्टेंट है? ये जो है सीवियर कोल्ड्स इन विंटर्स से हमें हिफाजत करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो विंटर में पूरा इंडिया जो है चिल्ड हो जाता। Himalayas cause the moist wind to bring rain to the North Indian plain and the Brahmaputra river। हिमालय के वजह से ही जो है यहाँ पे बारिश होती है नॉर्थ इंडियन प्लेन और ब्रह्मपुत्रा वैलीज में। The glaciers in the Himalayas gives rise to perennial rivers such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Kosi, Gandak and Ghagra। ये जो नदियाँ हैं साल के 12 महीने बहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ़ पिघलती है ये बर्फ़ इन नदियों में जाके मिल जाती है, इसलिए समर सीज़न में भी यहाँ की नदियाँ सूखती नहीं हैं, बल्कि 12 महीने इनमें फुल वाटर होता है, फुल पानी बहता है इनके अंदर से। हिमालय एक्ट एज अ बैरियर एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर इन्वेडर्स टू एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ। साथ ही साथ दुश्मनों को अंदर आने से भी ये रोकता है। हमारी ये बहुत हिफाजत होती है, एक शील्ड की तरह ये काम करता है, एक ढाल की तरह काम करता है हमारे लिए कि दुश्मनों को अंदर आने से ये पहाड़ियाँ, हिमालय की चोटियाँ जो है रोकने का काम करती हैं। हिमालय की खूबसूरती तो आपको पता ही है, जो कि शब्दों में वर्णन की नहीं जा सकती दोस्तों। इस वजह से हज़ारों टूरिस्ट जो है हिमालय देखने इंडिया आते हैं। Himalayas attract thousands of tourists from India and abroad। हमारे यहाँ से भी और बाहर से भी जो है हिमालय का सौंदर्य देखने के लिए, उसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट चेसिंग एडवेंचर्स कम टू ट्रेक द माउंट एवरेस्ट। साथ ही साथ बहुत सारे टूरिस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश भी करते हैं। एडवेंचर एक वहाँ पे अपना दिखाने का वो कोशिश करते हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन टूरिस्ट जो है अपने शौक़ की तरह कुछ चढ़ते हैं, बहुत हद तक वो ऊपर तक जाते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। अलग अलग फॉरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसे आप ऊपर की साइड में जाते हो, यहाँ पे वेजिटेशंस जो है अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। On the middle and the upper reaches, the coniferous and deciduous wood are found. The Himalayas are home to wide variety of animals like yak, snow leopards, red pandas and elephants। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो बहुत देखने को मिलती है। जो एनिमल्स आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलते आपको, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि याक हो गया, जैसे कि स्नो लिपर्ड्स हो गया, रेड पांडास हो गया। ये सारे जो हैं, एलिफेंट तो खैर आप देखोगे सब जगह पे, बट ये सारे जो वैराइटीज़ हैं ये कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जो हिमालय में देखने को मिलते हैं। तो हिमालय काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे आंसर्स आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके दिए हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और जो है आपके एग्ज़ाम में आप इजीली इसको लिख सको। आई होप आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। आई होप ये जो समझाना है आपको अच्छा लगा होगा। अगर सही लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।